जय हिंद साथियों। अगर आप इस साल आर्मी बनने का सपना है और आर्मी में अपने आप को देखना चाहते हैं तो इस क्लास में आज आपको टारगेट दे रहा हूं क्वेश्चन का। इस क्लास में आज आपको 40 प्लस क्वेश्चन करना है, यानी कम से कम जो 40 क्वेश्चन कर लेंगे ना तो अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को लगा के आ सकते हैं। और ये जो क्लास है आपका 18वां क्लास है, यानी इससे पहले मैंने काफ़ी सारे क्लास करवा दिए हैं, 18 ही क्लास नहीं करवाए हैं। तो यहाँ पर एक एक क्लास को आप लोग देखिएगा और वीरपथ का एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीरपथ पर एप्लीकेशन पर जाकर आप टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो स्पेशल डिज़ाइन किया गया है आप ही के एग्ज़ाम के लिए। अगर कोई भी दिक्कत आपको हो रहा है टेस्ट ज्वाइन करने में तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पर आपके सामने में 4 ऑप्शन है और यहाँ पर अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करिएगा और जो कुछ भी लगे आपको नोट बनाना है तो नोट ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जो हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का स्थापना किया था। और ये कब किया था, तो ये किया था आपको 1882 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है। कौन से शहर को सिटी ऑफ पैलेस कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका आंसर जो आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए, यानी कि कोलकाता को क्या कहा जाता है, शहर महलों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महलों का शहर कहा जाता है। अब कोलकाता के बारे में 1-2 पॉइंट जान लीजिए जो आपके एग्जाम में आते हैं। ये कोलकाता जो है कौन से स्टेट का कैपिटल है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल का क्या है, कैपिटल है, वेस्ट बंगाल का कैपिटल है। और आपके एग्जाम में ये आता है कि कोलकाता जो है कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रिवर, कौन से, रिवर बैंक। तो यहाँ पर आप याद कर लीजिएगा ये आपका हुगली नदी के तट पर ये बसा हुआ शहर है। और कोलकाता के बारे में एक पॉइंट और जान लीजिए कि कोलकाता जो था पहले स्टार्टिंग में क्या था, तो इंडिया का कैपिटल था। क्या था, भारत का कैपिटल था। क्या था, भारत का कैपिटल था। ठीक है, ये भी आप जान लीजिए। और ये कब तक था, ये 1911 तक क्या था, तो भारत का कैपिटल था। अब 1911 के बाद कोलकाता के बाद कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, कौन सा बनाया गया कैपिटल इंडिया का, तो ये बनाया गया न्यू दिल्ली को। न्यू दिल्ली को क्या बनाया गया, तो इंडिया का कैपिटल बनाया गया। और कब बनाया गया, तो 1911 में बनाया गया, यानी 1911 में घोषणा कर दिया गया था। लेकिन ये स्टार्ट कब से हुआ था, उसका उद्घाटन कब हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 1931 में। कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। और किसके द्वारा उद्घाटन इसको किया गया था, तो उस समय के जो वाइसराय थे ना भारत का, वो कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। कौन थे, लॉर्ड इरविन भी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, इरविन, लॉर्ड इरविन को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये उद्घाटन किए थे न्यू दिल्ली का, हमारे राजधानी का। और कब किया था, ये 1931 में किया था। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। सारा पॉइंट जो है ना एग्जाम में आपके आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि विश्व की सबसे गहरी और सबसे पुरानी मीठे पानी का झील कौन सी है। अब इस क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, ठीक है ना। आंसर देने में यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आंसर गलती हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे गहरी और सबसे पुरानी मीठी पानी का झील। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जो हो जाएगा बैकाल झील। क्या हो जाएगा, बैकाल झील हो जाएगा। और बैकाल झील कहाँ पर है, तो ये आपका रसिया में है, यानी कि रूस में है। कहाँ पर है, तो यहाँ पर ये रूस में बैकाल झील है। अगर वही मैं बोलूँ कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है, तो वो आपका वुलर झील हो जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये आपने इसे पिछले वाला क्लास में करा होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी जरूर आया होगा। नील आर्मस्ट्रांग जो थे चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। और ये कब गए थे, ये गए थे 20 जुलाई 1969 को। 20 जुलाई यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, 20 जुलाई 1969 को ये चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर
बी जो है आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिक के लिए मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। यहाँ है फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है यानी मौलिक कर्तव्य जो है ये संविधान के कौन से आर्टिकल में आता है। यहाँ पर आर्टिकल से रिलेटेड आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आर्टिकल का क्लास जो है ना, मैं हर क्लास में आपको एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर लेके आता हूं और इस क्लास में देख लीजिए इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा अनुच्छेद 51A में, यानी कि आर्टिकल 51A में दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटी दिया गया है। और ये कौन से पार्ट में है, संविधान के कौन से पार्ट में है। तो संविधान के ये 4A पार्ट में, किस में है, तो संविधान के 4A में दिया गया है। अब यहाँ पर पार्ट 4A में दिया गया है। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि पार्ट 4 में क्या दिया गया है। पार्ट 4 में क्या दिया गया है, ये आपका दिया गया है DS डायरेक्टिव प्रिंसिपल, DPSP क्या दिया गया है, DPSP दिया गया, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत किस में दिया गया है, ये आपका पार्ट 4 में दिया गया है, भाग 4 में दिया गया है। और ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आपका भाग 4। ये आर्टिकल आता है आपका 31 से लेकर 51 तक। इसमें आता है 31 नहीं 36 से लेकर 51 तक, यानी आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक कौन से भाग में आता है, ये भाग 4 में आता है। और भाग 3 में क्या आता है, यहाँ पर भाग 3 भी देख लीजिए, यहाँ पर पार्ट 3 में क्या आता है देख लीजिए यहाँ पर। तो पार्ट 3 में आता है कि आपका फंडामेंटल राइट आता है, क्या आता है, फंडामेंटल राइट आता है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, फंडामेंटल राइट आता है। और ये जो है कौन से आर्टिकल में दिया गया है फंडामेंटल राइट, ये 12 से लेकर 35 तक में दिया गया है, फंडामेंटल राइट दिया गया है। तो सभी पॉइंट को आप देख लीजिएगा, ये सब बहुत ही कॉमन आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो आपके एग्जाम में बराबर आते हैं। यानी भाग 3 में फंडामेंटल राइट यानी हमारे मौलिक अधिकार दिया गया है। और ये कौन से आर्टिकल कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, ये 12 से लेकर 35 तक में दिया गया है, हमारा मौलिक अधिकार दिया गया है। लेकिन मौलिक कर्तव्य जो हमारा है यानी फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये आपका कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो एक आपका आर्टिकल 51A में दिया गया है। और कौन से भाग में है, ये भाग 4A में है। और भाग 3 में क्या दिया गया है, भाग 4 में क्या दिया गया है, ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि आपका राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत दिया गया है। और ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है, तो 36 से 51 तक में ये आपका अनुच्छेद में दिया गया है। यानी कि सभी पॉइंट को आप लोग नोट बनाएंगे, अपने नोटबुक में अपने कॉपी में बनाएंगे और इसको रिवीजन करेंगे अगर नहीं पता है तो, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो है ना आपके एग्जाम में आते हैं। और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आप वीरपथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर हर एक बच्चों के पास जो मेरा टेस्ट है ना टी आर्मी का, सभी बच्चे को आपको ज्वाइन करना है और सभी टेस्ट को लगाकर आपको एग्ज़ाम में बैठना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि पहला T20 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता था। यानी कि T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था ना, ये कौन सा कंट्री था जो पहली बार जीता था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो हो जाएगा भारत। यानी भारत जो है ना ये सबसे पहली बार T20 कप वर्ल्ड कप जीता था। और किसको हराकर, तो ये पाकिस्तान को हराकर। किसको हराया था, ये इसको पाकिस्तान को हराया था। किसको हराया था, पाकिस्तान को हराया था। और जीता कौन था, तो भारत जीता था। और ये कब की बात है, तो साल 2007 की बात है, साल 2007 में। ये भी याद कर लीजिएगा, आप एग्जाम में आ सकता है ये। तो पहला T20 कप 2007 में हुआ था और ये भारत ने पाकिस्तान को हराया था। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर तो अगले क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था। ये सब क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके में आएंगे, ठीक है ना, स्टैटिक जीके में आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जेम्स वॉट जो था ना, ये भाप इंजन का ये आविष्कारक था और ये स्कॉटिश एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है। यानी कि
पंचतंत्र के ऑथर कौन हैं? तो यहाँ पर सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा और सभी ने अपना अपना किताब लिखा है, ठीक है ना। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार किताब लिखा है यहाँ पर, जो कि आप एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पहले इसका देख लीजिए कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, पंचतंत्र के ऑथर कौन है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी आया है यानी विष्णु शर्मा आया है, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। विष्णु शर्मा आपका यहाँ पर आंसर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप कि कालिदास के बारे में जो कुछ जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, उसके बारे में मैं आपको लिखवा देता हूँ। पहला तो आप देख लीजिए, इसके बारे में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आता है आपका, इनके द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम शकुंतलम आप नोट कर लीजिएगा। हिंदी में आप चाहते हो तो आप लिख लीजिएगा। दूसरा इसके बारे में लिख लीजिएगा आप लोग मेघदूत, ठीक है ना, मेघदूता, ठीक है ना, मेघदूत, ठीक है ना। और रघुवंशम, ठीक है ना। एक तीन आपको सब याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत और रघुवंशम, ये आप तीनों नोट कर लीजिएगा। और विष्णु शर्मा के बारे में मैंने बता ही दिया, जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ये पंचतंत्र के बारे में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन में? यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, मीरा कुमार। मीरा कुमार जो थी ये लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। और यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि ये आपका पहली जो कौन बना था, ठीक है ना, महिला के बारे में याद कर लीजिएगा। ये सब आप एग्जाम में आते हैं, बार ऐसे आते हैं, ये आपको पता भी होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा प्रतिभा पाटिल के बारे में। ये हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है। लेकिन यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात किया जा रहा है, जो पहली बार बनी थी महिला। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मीरा कुमार, जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? यानी कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो ये नारा दिया गया है आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आया है, उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और ये कब दिया गया था नारा? ये दिया गया था 1916 में दिया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर इसमें तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको यहाँ जरूर पूछा जाएगा कि किसके द्वारा दिया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय के द्वारा भी दिया गया है। ये आपको मैंने पहले ही करा दिया है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि मेरे सारे क्लास को आप लोग ज़रूर देखते होंगे। अब आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में है कि कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी जो है ना, आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ओटावा आना चाहिए। ओटावा जिसने भी किया है आपने आंसर, बिल्कुल आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए। यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इससे पिछले वाला क्लास में मैंने ये बताया था कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है किसके बीच में लड़ा गया था। तो वहाँ पर आपका आंसर क्या था? ये महाराणा प्रताप और अकबर की सेना, यानी अकबर की सेना को कौन लीड कर रहा था? तो मान सिंह लीड कर रहा था, ठीक है ना। यानी कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। और महाराणा प्रताप का जो घोड़े का नाम था वो चेतक था, मैंने बताया था। लेकिन ये कब लड़ा गया था मैंने बताया था आपको। और क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही होता है कि ये कब लड़ा गया था और किसके बीच लड़ा गया था और उसमें किसका विजय हुआ था। तो विजय तो हुआ था आपका अकबर की सेना का हुआ था विजय, जो मान सिंह जिसको लीड कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन ये कब लड़ा गया था ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करने वाले बच्चे बिल्कुल आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट है। और ऐसे क्वेश्चन को कर पाते हैं समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन को एग्जाम में लगा कर आएंगे। आगे देख लीजिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए। यहाँ पर ये साउथ का ही एक स्टेट है और ये स्टेट आपका जो है ना कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक जो है आपका यहाँ पर आंसर
हो जाएगा। अब केरल के बारे में मैंने एक से बताया था आपको पिछले वाले क्लास में। केरल जो है ना नेचुरल रबर का क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन? केरल, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था मैंने आपको। यहाँ पर दिया गया है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है आपका कर्नाटक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और सार्क का आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन, यहाँ दिया भी गया है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका जिसमें दिया हो, आप एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि सार्क में बताइए आर का मतलब क्या होता है, आर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आर का क्या होता है? रीजनल होता है। आप एक बार ऐसा कर लीजिएगा, जिनको नहीं पता होगा ना आप लोग नोट बना कर रख लीजिएगा। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका हेडक्वार्टर कौन सा है, इसका हेडक्वार्टर कौन है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है ना ये आपका काठमांडू है। काठमांडू कहाँ पर है? ये नेपाल का कैपिटल है। क्या है? नेपाल का कैपिटल है, नेपाल का कैपिटल है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक पॉइंट और जानने वाली बात है कि सार्क में जो है कौन कौन सा देश सदस्य है। तो यहाँ पर मैं नोट करवा देता हूँ आपको, आप नोट कर लीजिएगा। पहला देश तो आपका अफगानिस्तान है। पहला देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। दूसरा देश आपका बांग्लादेश है, ठीक है। उसके बाद आप भूटान याद कर लीजिए, भूटान भी इसका सदस्य देश है। और हमारा देश तो है ही, ये इंडिया है ही। उसके बाद मालदीव्स भी याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। मालदीव, श्रीलंका। उसके बाद आप नेपाल तो है ही, नेपाल का कैपिटल ही है, तो आप समझ ही गए होंगे, तभी मैं लिखता हूँ यहाँ पर नेपाल। और पाकिस्तान क्या है? इसका सदस्य देश है। तो यहाँ पर आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि आपके सामने में 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इसका सदस्य देश कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान क्या है? इसका सदस्य देश है। इसके अलावा और भी इसका कोई सदस्य देश अभी तक नहीं है। यानी कि आपको ये सारा चीज़ पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशनल डे जो है ना कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी आया है ना, यानी कि 24 अक्टूबर आया है, तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ और याद कर लीजिए, और ये कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना कब हुआ था? ये आपका हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था इसका स्थापना। किसका? जो यूनाइटेड नेशन का स्थापना हुआ था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि BRICS यानी कि ब्रिक्स समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। अब ब्रिक्स सदस्य देश में जो है ना अभी तक में 5 देश शामिल है इसमें है, और इसमें से देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया है जो इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, पता होगा तो यहाँ पर आंसर लगा लीजिएगा, और नहीं पता होगा तो मैं आपको इसके बता रहा हूँ कैसे आपको याद रखना है इसके सदस्य देश को, इसमें कौन कौन सा देश शामिल है, एक बार में आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंडोनेशिया जो है इसमें शामिल नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाता है। तो कौन कौन सा देश शामिल है यहाँ पर दिया गया है, BRICS दिया गया है। बी मतलब क्या होता है? ब्राज़ील होता है। आर मतलब क्या होता है? रसिया होता है। आई मतलब क्या होता है? इंडिया होता है। सी मतलब चाइना होता है। और एस मतलब क्या होता है? साउथ अफ्रीका होता है। तो सभी आप लोग नोट कर लीजिएगा क्या क्या होता है। यहाँ एक बार लिख भी देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। ब्राज़ील, पहला तो ब्राज़ील याद कर लीजिए क्यों, बी से ब्राज़ील। आर से क्या हो जाएगा? रसिया हो जाएगा, ठीक है। आई से क्या हो जाएगा? आपका इंडिया हो जाएगा। और सी से क्या हो जाएगा? आपका चाइना हो जाएगा। और ऐसे क्या हो जाएगा? आपका साउथ अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका हो जाएगा। तो सभी पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है आपका कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। जीडीपी जो होता है वो क्या होता है? तो हमारे देश के अंतर्गत, हमारे देश के अंदर जितने भी फाइनल प्रोडक्ट है यानी कि अंतिम वस्तु है और सेवा है, उन दोनों का मूल्य जितना होता है ना हमारे देश में, उनको क्या कहते हैं हम लोग? जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये होता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब क्या?
हमारे देश के अंतर्गत जितने भी उत्पादन वस्तु होते हैं ना, जो फाइनल जो कंज्यूमर यानी कि हम लोग जो इसका यूज़ करते हैं उसका मूल्य, और जितना भी सेवा का मूल्य होता है, सर्विस का मूल्य होता है ना, उन दोनों का जोड़ के जितना भी मूल्य होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में दिया गया आपका कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, यानी गोल्डन टेम्पल जो है ना कहाँ पर है। द गोल्डन टेम्पल जो है ना, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा, जो हो जाएगा अमृतसर। और अमृतसर कहाँ पर है तो बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होगा, और जिनको तो पता है बहुत बढ़िया है, ये आपका पंजाब में है। क्या है, पंजाब में है, पंजाब में है। और आपका अमृतसर में ही क्या हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और कब हुआ था ये, तो 1919 में हुआ था, ठीक है ना, 1919 में हुआ था, और ये बैसाखी के दिन हुआ था, जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी याद कर लीजिएगा अमृतसर के बारे में। और गोल्डन टेम्पल को और क्या कहा जाता है, तो गोल्डन टेम्पल को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर इनको जाना जाता है, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, श्री हरमंदिर। क्या आता है, श्री हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है, श्री हरमंदिर, हर मंदिर साहिब। क्या है, साहिब, श्री हरमंदिर साहिब याद कर लीजिएगा। श्री हरमंदिर को ही क्या कहा जाता है, गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में दिया गया आपका कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है ना, ये आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और खेल के में जो भी कोच होते हैं ना, उस कोच को दिया जाता है, यानी कि खेल के कोचिंग, यानी खेल कोचिंग में दिया जाता है। कोचिंग मतलब कोच करने वाले जो व्यक्ति होता है ना, कोच को दिया जाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए, और सभी क्वेश्चन को यहाँ पर देख लीजिएगा कि आप यहाँ पर जीके में जो 20 क्वेश्चन है ना, आप जीके में 20 क्वेश्चन के आप कितना कर पाते हैं। यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जीके में आपने 20 क्वेश्चन में से कितना किया है, ठीक है। जीके में आपके आगे में जीएस आएगा, उसके बाद मैथ आएगा, तो ऐसे कमेंट कर दीजिएगा तो हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा, और मैं जान पाऊँगा कि आप लोग कितने अच्छे यहाँ पर कर रहे हैं और एग्ज़ाम में कितने अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा देश जो है ना, ये आपका वेटिकन सिटी है। कौन सा है, वेटिकन सिटी है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने में साइंस का क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे, और 15 क्वेश्चन इसके बाद मैथ का क्वेश्चन मिलेंगे। तो लास्ट आपको बने रहना है अगर आप आर्मी बनना चाहते हैं तो, ठीक है ना। बाद बाकी तो वैसे ही क्लास बहुत सारे बच्चे देखते हैं और चले जाते हैं। और लाइक सब्सक्राइब के लिए मैं बहुत ही कम बोलने का मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं बीच बीच में बोलूँगा ना, तो ये इसका फॉलो जो है ना टूट जाएगा, और नुकसान आप ही लोगों को होगा। इसीलिए लाइक सब्सक्राइब मुझे बोलना ना पड़े, ठीक है। बस आप लोगों को खुद ही ये जानना है कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है, ताकि मैं क्लास पर डायरेक्टली फोकस कर सकूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि मानव मूत्र का पीएच मान क्या होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है ना, ये होता है आपका 6 होता है। क्या होता है, 6, यानी कि एवरेज होता है। क्या होता है, ये एवरेज 6 होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है आपका कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये उसे कहता है होता है ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। थोड़ा अजीब नाम यहाँ पर लग रहा होगा, जो साइंस से बच्चे नहीं होंगे आप लोग उसको रट्टा मार दीजिएगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया आपको पीलिया का रोग क्या कारण है। पीलिया रोग जो होता है ना, उसका क्या कारण है। पीलिया रोग में क्या होता है, पीलिया रोग में क्या होता है ना, आँख जो होता है वो पीला पड़ जाता है, बॉडी का जो स्किन होता है वो पीला पड़ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न होता है, ऑप्शन देख लीजिएगा, सारा ऑप्शन है आप लोग। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ रक्त में, यहाँ ब्लड में बिलीरुबिन का जो हाई स्तर हो जाता है, इसमें बढ़ जाता है। उसका लेवल क्या होता है, बिलीरुबिन का बढ़ जाना क्या कहलाता है, जॉन्डिस कहलाता है। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो पीलिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे है आपका कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है। इसका होता है आपका वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन बड़ी गौर से देख लीजिएगा। यहाँ पर भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आंसर देख के
आप लोग बहुत सारे बच्चे घबराने जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने पहले ही बोल दिया है, इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा तभी आंसर दे दीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या है? रिएक्टर स्केल। लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे तो सिस्मोग्राफ कर देंगे। सिस्मोग्राफ भी ठीक है। सिस्मोग्राफ किस कंडीशन में ठीक रहेगा आपका? जब बोलेगा भूकंप को मापने के लिए, भूकंप को जांचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का। लेकिन उसमें तीव्रता कितना है, यानी कि उसमें इंटेंसिटी कितना है, तीव्रता कितना था, बोलते हैं ना कि 6.4 आया है, 7.4 आया है या 2.5 आया है, ये किस पर मापा जाता है? ये मापा जाता है रिएक्टर स्केल पर। तो क्वेश्चन क्या था? भूकंप की तीव्रता। भूकंप को मापने का यंत्र नहीं, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल पर मापते हैं, लेकिन भूकंप को जांचने के लिए हम लोग सिस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आपका आंसर तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर इस ये भी लिख लीजिए सिस्मोग्राफ, ये अर्थक्वेक EARQUACK, ठीक है ना, इसको मापने के लिए। और बैरोमीटर से क्या आप लोग करते हैं? बैरोमीटर से क्या करते हैं? ये वायुमंडल के दबाव को मापता है, वायुमंडल के दबाव को मापता है, यानी कह सकते हैं कि एयर प्रेशर को, क्या है, एयर प्रेशर को ये मेज़र करता है। कौन? ये बैरोमीटर। और एनीमोमीटर क्या करता है? एनीमोमीटर क्या करता है? ये आपका पवन का वेग, यानी कि हवा के वेगों को ये जांचता है। यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इसको, स्पीड ऑफ विंड। क्या है? स्पीड ऑफ विंड। ये आप लोग सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा जिनको नहीं पता होगा तो। ठीक है, अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश जो होता है ना कौन से रेखा पर चलता है, किस रेखा पर चलता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा पर चलता है। क्या करता है? सीधी रेखा पर। प्रकाश क्या करता है? सीधी रेखा पर चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है। क्लोरोफिल का मेन जो वर्क होता है वो क्या होता है? क्लोरोफिल जो होता है ना हरी पत्तियों में होता है, हरी पत्तियों में पाया जाता है। तो ये क्या काम करता है? ये क्या करता है आपका? सूर्य से प्रकाश को अवशोषित करता है। क्या करता है? एब्जॉर्बिंग सनलाइट। और तब ये खाना बनाने में ये आपको प्लांट को हेल्प करता है, प्लांटरी को जो भी है। ठीक है ना, तो क्लोरोफिल क्या करता है? ये करता है आपका, ये सूर्य की रोशनी को अवशोषित करता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या आपका आंसर है देख लीजिए। कार बैटरी में आमतौर पर किस धातु का उपयोग किया जाता है? कार के बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर? तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सीसा जो है ना आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए। आपका क्वेश्चन है कि ठोस कण की एसआई इकाई क्या है? ठोस कण का एसआई इकाई क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्टेरेडियन, आपका यहाँ पर आंसर है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए आप। यहाँ है कि सभी कार्बनिक यौगिक की में सामान्य रूप से कौन सा तत्व मौजूद होता है? जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना उसमें क्या पाया जाता है? उसमें क्या पाया जाता है? तो जितने भी ऑर्गेनिक आपका कंपाउंड होते हैं ना उसमें क्या पाया जाता है? तो कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन होता ही होता है। अब अगले क्वेश्चन में है आपका कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एरोडेक्राइन ग्लैंड कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ना सबसे बड़ी जो है ना ये आपका कौन सा है? तो आपका थायराइड ग्लैंड है। और थायराइड ग्लैंड कहाँ पर है, कहाँ पर होता है? तो ये आपका होता है यहाँ पर कंठ के बीच में होता है यहाँ पर। और इसका हड्डी कैसे होता है? ऐसे टेढ़ा करके होता है, छोटी सी हड्डी होती है। ठीक है ना, थायराइड ग्लैंड। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दिया गया आपका कि वह कौन सी हड्डी है जो मानव शरीर के किसी अन्य हड्डी से जुड़ा नहीं होता है? कौन सा हड्डी होता है? तो कौन सा हड्डी होता है? ये हड्डी होता है आपका हायोड है। क्या होता है? हायोड होता है। अब हायोड कहाँ पाया जाता है? ये कंठ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कंठ के ऊपरी हिस्सा में पाया जाता है। यहाँ पर कहाँ पाया जाता है? यहाँ पाया जाता है। और ये ऐसे करके टेढ़ा होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे दिया गया आपका कि रसायन विज्ञान में बेहतर आधा किसे कहा जाता है, यानी बेटर हाफ। ऐसा भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। बेटर हाफ हिंदी में लिखा हुआ नहीं भी आएगा, बेहतर आधा बेटर हाफ करके आएगा। तो बेटर हाफ किसे कहा जाता है? तो बेटर हाफ कहा जाता है आपका पानी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पानी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर। बहुत उच्च तापमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है जानते हैं आप लोग, जो हम लोगों का जो बुखार होता है थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है।
लेकिन जिसमें का तापमान बहुत ज़्यादा होता है उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका पायरोमीटर का। क्या है? पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी में ये दिया गया है। आगे है कि छोटी आंत का प्राथमिक कार्य क्या है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है आपका काम क्या है? तो छोटी आंत का जो काम होता है वो होता है आपका पोषक तत्वों का अवशोषण करना, यानी कि एब्जॉर्बिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैथ को देखकर बहुत सारे बच्चे घबरा जाएंगे और डर जाते हैं, और क्लास में जब भी होता है ना टाइम, उसमें सभी बच्चों क्लास को मैथ का क्लास बहुत कम देखते हैं, पता नहीं क्या होता है, ठीक है ना। तो मैथ भी आपका क्या होता है ना, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है आपके एग्जाम में। मैथ में आप लोग 100% श्योर होकर आंसर कर सकते हैं। 100% श्योर मतलब क्या? 100% आप जानेंगे कि आपका आंसर बिल्कुल यही होना है, तो यही होना है। जीके जीएस में आपका डॉट हो सकता है, लेकिन इसमें आपको कोई भी डॉट नहीं होता है। इसीलिए आप लोग इसको भी क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए और एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को करके आइए। आपको डर हो रहा है तो आप वीरपथ के एप्लीकेशन पर जाइएगा और मैथ क्लास वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन देखने में लग रहा है डिफिकल्ट, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत ही आसान आपका है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 माइनस में 1/3, इसको समझने का हम लोग कोशिश करते हैं क्या दिया, कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। देखिए 2 माइनस 1/3 है ना, इस पर इसको समझ लीजिएगा तो बहुत ही क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपके लिए। अब क्वेश्चन बटा में 1, इसको आप लोग क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 माइनस में 1, यानी कि हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू हो गया आपका 5/3 हो गया। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा देख लीजिए, 2 माइनस 3/5, यानी कि 1/5 5 एकन 5, यानी 5 हो जाएगा इधर, 5 10 माइनस में 3, यानी कि 7/5। ठीक है, दूसरा कितना बन जाएगा आपका 7/5 हो जाएगा। तीसरा कितना हो जाएगा आपका, तीसरा आपका हो जाएगा देखिए यहाँ पर 2 माइनस में 5/7। मैं इसको समझा रहा हूँ, अभी टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा आपको समझाने के लिए, मैं बता रहा हूँ बस आपको। पहली बार टाइम लगेगा, दूसरी बार आपको टाइम नहीं लगेगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, 7 गुना में 14 माइनस में 5, यानी कि हो जाएगा ये 9/7 हो जाएगा। ये कितना बन गया, 9/7 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऐसे करते 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 कहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब नीचे में क्या है, 3 है, ऊपर में प्लस 2 हो गया, 5 हो गया, नीचे में 5 है, 7 हो गया, 7 है तो 9 हो गया। ऐसे करते करते लास्ट में जाएंगे ना, यहाँ पर लास्ट में जाएंगे कितना हो जाएगा, नीचे में आपका कितना रहेगा 999 तो रहेगा ही, ऐसे डॉट करते आइए 999 रहेगा ही। ऊपर में कितना हो जाएगा 997 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 997 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 997 हो जाएगा ना, 997 नहीं 1001 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 1001 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2, यहाँ सब में 2 ज़्यादा करके है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1001 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1001 हो जाएगा। मैं इसको उधर हटा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1001। क्या हो जाएगा 1001 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सब में क्या गुना है ना, सब में गुना कर लीजिए आप भी। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ऐसे भी इससे ये कट जाएगा, ऐसे करते इससे कट के ये कट जाएगा। तो बस क्या जाएगा इसमें, यहाँ बच जाएगा 1001 बच जाएगा, और नीचे में क्या बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा, 3। आपका आंसर निकल के आ गया ये। यानी कि नेक्स्ट टाइम से आप क्या करेंगे, आप लोग अगले टाइम से क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, जहाँ पर माइनस वाला हो ना और जहाँ ऊपर नीचे ऐसा आया ना, तो पहला वाला कर लीजिएगा आप लोग। पहला करेंगे कितना आ जाएगा 5/3, और लास्ट का कर लीजिएगा, लास्ट का करेंगे कितना आएगा 1000/, यहाँ मैं अलग कर लेता हूँ। पहला आ जाएगा 5/3, अंतिम वाला कितना आ जाएगा 1001/999। आप समझ लीजिएगा ये सब कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपका, पहला बच जाएगा 1001, नीचे में क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ये। मैं समझाने के लिए मैं आपको इतना दिखाया हूँ ये करने के लिए, लेकिन आपको इतना करना नहीं है, आपको बस समझ गए ना आपको। यानी ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो कुछ ना कुछ इसमें पैटर्न बनता है। कभी कभी क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो पहला आपका ये बच जाएगा और लास्ट में आपका ये बच जाएगा। या तो आपका जैसे इस क्वेश्चन में आपका इधर कट रहा है, इधर कट रहा है ना, तो आपका इधर से नीचे वाला बच जाएगा, ऊपर से ऊपर वाला बच जाएगा। बस आपको यही समझना है और कुछ नहीं समझना है आपको, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा आपको दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा कभी भी आपको। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है। यहाँ पर ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। यदि बी अकेले एक काम को 30 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे।
क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन को आप रेशियो वाले तरीका से भी में आप बना सकते हैं, नहीं तो बिना रेशियो का भी आप बना लीजिए, क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएगा। अब देखिए बिना रेशियो का मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर समझ लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ए की कार्य क्षमता जो है ना 20 से 50% अधिक है। इसका मतलब क्या है, कार्य क्षमता इसका अधिक है तो टाइम इसको क्या लगेगा, कम लगेगा, इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं मान लेता हूँ बी जो है यहाँ पर दिया गया है काम को 30 दिन में करता है, तो बी का एक दिन काम कितना हो जाएगा, बी का 1 डे वर्क क्या कर लेता हूँ, 1 डे वर्क, यानी एक दिन में काम कितना कर लेगा, कितना कर लेगा काम, तो वो कर लेगा आपको 1/30 काम कर लेगा। क्या कर लेगा, बी जो है 1/30 काम कर लेगा। तो ए कितना काम करेगा, ए कितना काम कर लेगा, यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। 1/30 इसका कार्य क्षमता तो 50% अधिक है ना, यानी कि 50% अधिक काम करेगा, तो गुना कर दूंगा 150/100 कर दूंगा। मैं कैसे मैं निकाल लिया मैंने, 50% अधिक है ना, 100% तो दोनों बराबर है, 50% इसका अधिक है ना, यानी 150% इसका है। कितना है 150%, किसका, तो बी का 150%, इसलिए मैंने 150% मतलब क्या, 150 में मैंने 100 कराया मैंने यहाँ पर। बस आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ए का काम कितना दिन लगेगा आप करने में, ये हो जाएगा 30 पंचे 5 20 से, यानी कि 1/20 हो जाएगा। यानी कि 1/20 का काम किसका निकल गया, ए का काम। यानी कि आप समझ गए हैं बी का एक दिन काम कितना था, 1/30 था, यानी कि क्योंकि वो 30 दिन में कर सकता था। और ए का एक दिन का काम कितना निकल गया, 1/20 निकल गया। इसका मतलब क्या, काम वो कितने दिन में कर सकता है, वो तो 20 दिन में कर सकता है। कौन, ए 20 दिन में कर सकता है। समझ में आ गया ना आपको, यानी कि बी करता है आपको 30 दिन में और ए करता है कितने दिन में, तो आपको करता है 20 दिन में करता है। अब जब दोनों मिलकर काम करेगा तो मैंने बताया था आपको कैसे बताया था करने के लिए, 20 गुना में 30 बटा में 20 प्लस में 30 कर दीजिए, आपको आंसर निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा 600 बटा में 50, आप काटेंगे तो यहाँ 12 निकल के आ जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए रेशियो वाला तरीका से कैसे बनाएंगे, रेशियो वाला तरीका से कैसे बनाएंगे वो भी समझ लीजिए आप लोग। तो रेशियो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर है रेशियो में यहाँ कर देता हूँ मैं बी का, यहाँ पर करता हूँ ए का, या फिर ए पहले कर लीजिएगा बी बाद में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी कितना है, कोई काम कितना दिन में करता है, 100 दिन में करता है। मैं इसको ए बी पहले करता हूँ, ठीक है ना, अच्छा रहेगा समझने में आपको। मैं पहले यहाँ पर करता हूँ ए, यहाँ पर बी कर देता हूँ यहाँ पर। तो बी करता है 100 दिन में, ये कितना दिन में करेगा, 150 दिन में करेगा। ये क्लियर है, कैसे, क्योंकि इसका 150 50% अधिक काम करता है ना, तो 100 का 50% कितना होता है, 50 होता है ना, और 100 तो है ही यहाँ पर, 150 काम करता है, यानी इसका रेशियो निकल कितना आ जाएगा, 50 या 150, और ये हो जाएगा 2, यानी कि 3:2 हो जाएगा। किसका काम निकल जाएगा, इसका ए और बी का अनुपात निकल जाएगा। अब समझ लीजिए टोटल वर्क कितना निकल जाएगा, इसका टोटल वर्क कितना निकल जाएगा, यहाँ पर 2 गुना में 30 हो जाएगा। 2 गुना में 30 क्यों मैंने कर दिया यहाँ पर, क्योंकि देखिए टोटल कितने भाग काम है, 3 और 2 5 भाग काम है ना, 5 भाग में से 2 भाग कौन काम कर लेता है, बी कर लेता है, और बी जो है 30 दिन में काम कर लेता है, दिया गया है हमको। तो 30 गुना में 60, यहाँ टोटल काम कितना हो जाएगा, 60 भाग काम निकल गया आपका। ठीक है, 60 भाग काम निकल गया, और जो है दोनों मिलकर काम करेगा अब ना। अब जो दोनों मिलकर काम करेगा तो 60 बटा में क्या करेंगे, 3 प्लस में 2 कर देंगे, यानी कि 60 बटा में 5 कर देंगे, काट कितना आ जाए 12। अब देखिए ऐसा क्यों मैंने करा, 3 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर टोटल काम 60 था आपका, और क्यों, तो यहाँ पर टोटल कितने पार्ट में काम बांटा गया है, 3 और 2 पार्ट में ना, 5 पार्ट काम हो गया ना, 5 भाग में काम बढ़ गया ना, दोनों मिल के काम करेगा ना, इसलिए मैंने दोनों को जोड़ दिया। यहाँ पर आपका 12 निकल के आ गया आपका आंसर। आपको जो तरीका बढ़िया लगे उस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए यहाँ पर, कि एक दुकानदार 10% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है। इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था कि मार्केट प्राइस में कितना कम करता है, 10% कम करता है ना, यानी वो 90% पर वो माल को बेचता है, 90% को बार पर बेचता है। ठीक है, बराबर में अब वो कॉस्ट प्राइस पर तभी से वो लाभ कितना होता है, तो उसका लाभ होता है 20% का, यानी 120% बटा में 100। अब ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला है आपका सेलिंग प्राइस का। ये क्या इसका फार्मूला है, सेलिंग प्राइस का फार्मूला है, विक्रय मूल्य का फार्मूला है।
मार्केट प्राइस में 10% कम कर देंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, और कॉस्ट प्राइस में आप लोग 120% यानी कि कर देंगे तो आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। लाभ जोड़ देंगे तो कॉस्ट प्राइस में आप लाभ जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा आपका। बस आप कुछ नहीं करना है, आपको आंसर करके निकलना है आपको। यहाँ पर 100 कट जाएगा, यहाँ पर मार्केट प्राइस यहाँ रहेगा ही, बटा मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कर दूंगा। ये वाला मैं यहाँ लेता हूँ, अब यहाँ इस तरफ है तो नीचे में भाग में आ जाएगा, ये तो 120 यहीं पर रहेगा। और जब मैं 90 को मैं इस तरफ करूँगा ना, 90 को इस तरफ करूँगा तो ये गुना में इस तरफ भाग में आ जाएगा 90। अब काट लीजिए यहाँ पर 30 चौका 120 और 30 तिया 90, यानी कि 4/3 आ गया, यानी कि 4:3 क्या हो जाएगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। किस में दिया गया है, तो पहले क्या बोल रहा था, कॉस्ट प्राइस बोल रहा था, तो पहले आपको क्या निकालना है, ये तो आपका मार्केट प्राइस ऊपर में है ना 4 है ना, और कॉस्ट प्राइस आपका 3 है ना। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर मार्केट प्राइस निकालेंगे, यहाँ पर अनुपात में, तो क्या निकल के आ जाएगा 3:4 आपका निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ए में दिया गया है। और देखिए माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर दोनों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सेम ही हो गए। यहाँ पर दोनों में से कोई एक आंसर मान लीजिएगा। और ये देखिए लास्ट मैंने क्यों करा दी, यहाँ पर इसको गौर कर लीजिएगा। पहले क्या था, क्रय मूल्य था ना, कॉस्ट प्राइस था, बाद में आपका मार्केट प्राइस था। लेकिन पहले इसमें मैंने क्या मार्केट प्राइस ऊपर कर दिया था और कॉस्ट प्राइस मैंने नीचे कर दिया था। बस आपको आंसर तो वही है, लेकिन जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा ही आपको आंसर लगाना है यहाँ पर। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3:4 आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में क्या है देख लीजिए। यहाँ पर 5 वर्ष पहले ए और बी का औसत आयु 20 वर्ष थी। आज ए बी सी का औसत आयु 30 वर्ष है, तो सी का वर्तमान आयु कितना है। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस में बी प्लस में सी का आयु कितना हो जाएगा, 30 गुना में 3 करूँगा, यानी कि इसका कुल आयु कितना निकल के आ जाएगा, 90 निकल के आ जाएगा। अभी करंट के टाइम में क्या है, करंट में यानी कि वर्तमान में इसका आयु 90 है। अब यहाँ पर देखिए ए और बी का 5 वर्ष का औसत आयु कितना था, 20 वर्ष था ना, तो 5 वर्ष पहले इसका कुल आयु कितना था, कुल आयु ऐसे कर देंगे ना, निकल के आ जाएगा 5 वर्ष में। इसमें प्लस कर दीजिए, इसमें प्लस क्या कर दीजिए, अभी करंट में निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 5 वर्ष ए भी बढ़ा होगा और 5 वर्ष बी भी बढ़ा होगा। 5 वर्ष पहले का बोल रहा हूँ, तो अभी के टाइम में 5 वर्ष और अभी के टाइम में 5 वर्ष, इसमें दोनों में ऐड हो जाएगा, यानी कर सकता हूँ मैं 2 गुना 5 कर दूंगा। मैं समझ में आ गया ना, 2 गुना 5 मैंने कहाँ से करा, दोनों का करंट आयु निकालने के लिए। तो 40 प्लस में 10 यानी कि 50 निकल के आ गया। यानी अब आपका करंट में आपका ए और बी का आयु दिया गया 50 और ए बी सी का दिया गया है आपको 90 दिया गया है। तो यहाँ पूछ रहा है सी का आयु, तो सी का आयु कैसे निकालेंगे, सी का आयु निकालेंगे 90 माइनस में से 50 कर देंगे, क्योंकि ए बी कट जाएगा, सी बच जाएगा ना, यानी कि 40 वर्ष क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। इसमें कुछ भी नहीं करना था, आपको थोड़ा सा सोचना था, बस आपका आंसर निकल के आ जाता। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए, और जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज भी कीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि 10 मीटर ऊंचाई यानी कि हाइट, 7 मीटर त्रिज्या यानी कि आपका 7 मीटर रेडियस आपका दिया गया है, या आपका हाइट दिया गया है, वाले शंकु यानी कोण का वॉल्यूम कितना है, आयतन कितना है, कोण का वॉल्यूम कितना है। तो यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए, शंकु का वॉल्यूम पता होना चाहिए, यानी कि कोण का वॉल्यूम पता होना चाहिए। या लिखता हूँ यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अ कोण कितना होता है फार्मूला, इसका फार्मूला होता है 1/3 इंटू में पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पर 1/3 और पाई का वैल्यू कितना दिया गया 22/7, और यहाँ गुना में कितना हो जाए आर स्क्वायर, आर कितना दिया गया 7 दिया गया ना, तो 7 गुना में 7 करेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, और एच कितना दिया गया 10 दिया गया है। आपको क्या करना है, 7 कट जाएगा और कुल कटेगा नहीं कटेगा, 22 154 यानी 154 यानी 0/3 इतना आ गया ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर काटेंगे ना कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 13 तिया 39.33 यानी कि 513.33 किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका ये देखिए। फिर से आपका ऑप्शन नंबर दोनों सेम ही हो गया आपका, दोनों में से कोई लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। लिखने में मिस्टेक हो चुका है यहाँ पर, बाद में दोनों आंसर बिल्कुल सेम ही है, आंसर आपका कोई सा भी आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है, इसको सॉल्व करना है, x/3 दिया गया है, प्लस में x/4 दिया गया है, बराबर में 7 दिया गया है। तो क्या होगा, अब दोनों का एलसीएम कर लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस में हो जाएगा 3x बराबर में 7/1 कर लीजिए। 4 3 कितना हो जाएगा 7x/12 बराबर में 7/1 है ना। ये इसको ऐसा भी कर सकता हूँ मैं ना, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा मैं, तो कितना हो जाएगा 7x प्लस बराबर में कितना हो जाएगा 12 7 84 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 84/7
7 हो जाएगा ना, काट कितना 12 निकल के आ जाएगा। अब जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर लीजिए, कोई इतना लंबा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन में आपका दिया गया है, इसको सीरीज दिया गया है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो पहले इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर 2, 8, 18, 32 और यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दोनों में डिफरेंस कितना है पहले वो पता कर लीजिए। दोनों में डिफरेंस कितना का है, तो 6 का है, यहाँ पर आपको 10 का है, यहाँ पर आपको दिया गया कितना, तो यहाँ पर दिया गया आपका 14 का यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, तो अब पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, इसमें डिफरेंस कितना का है 4 का, इसमें 4 का, यहाँ भी कितना आ जाएगा 4 का आ जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये आपका ये, तो 18 और 32 40 तो 50, यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 50। 50 आपको क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। एक तरीका तो आपका ये है जो अभी तरीका मैंने बताया है। एक तरीका आपको इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक देखिए यहाँ पर ये दोनों में डिफरेंस कितना का है 6 का है ना, तो यहाँ पर 6 का है तो और कोई पैटर्न बन रहा है। चलिए पैटर्न अब बन भी रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर जो है वो है, ठीक है ना। ये सीरीज़ में भी सीरीज़ है, पहले इसका डिफरेंस मैंने निकाल दिया, इसका डिफरेंस कितना है, अंतर कितना का है, और जितना आया ना उसका भी मैंने डिफरेंस निकाल दिया है, तो एक पैटर्न बन रहा है आपका 4 4 4 का। समझ में आ गया ना, तो वैसे हमने बना दिया है, आपका आंसर भी निकल के आ गया है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, अगला दिया गया है आपका, इसको एलसीएम करना है। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, और यहाँ पर एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखिए अब यहाँ पर भिन्न वाले संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले संख्याओं क्या करेंगे, यानी कि अंश वाले को क्या करेंगे, 1 2 3 का क्या करेंगे एलसीएम कर लेंगे, और 4 5 10 का एचसीएफ कर लेंगे। आपको जैसे बनाना है वैसे बना लीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप देखेंगे 1 2 और 3 का एलसीएम करेंगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर किस में आ जाएगा, तो 1 2 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 6 निकल के आ जाएगा, और 4 5 10 का आपका एचसीएफ निकालेंगे ना तो आपका 1 आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये डी में दिया गया है, ठीक है। आगे दिया गया है आपका कि ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, 10 वर्ष बाद अनुपात इतना हो जाएगा, तो ए का वर्तमान आयु कितना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कैसे बना लेंगे, ए का आयु मान लूँगा मैं, ए का एज कितना मान लूँगा मैं, मान लूँगा यहाँ पर 3x, और बी का कितना मान लूँगा यहाँ पर, बी एज कितना मान लूँगा यहाँ पर, यहाँ मानूंगा 4x, ठीक है। 3x और 4x मैंने मान लिया यहाँ पर। अब क्या बोल रहा है 10 वर्ष बाद बोल रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा 3x बटा में 4x कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। प्लस में 10 इसमें भी कर दूँगा और प्लस में 10 इसमें भी कर दूँगा मैं, बराबर कितना हो जाएगा ये 4 बटा में 5, इसका आयु निकल के आ गया। अब जितना x का वैल्यू आएगा ना, यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए का एज वही पूछ रहा है ना, तो ए का आंसर निकल के आ जाएगा। इससे आप लोग x का मान निकाल लीजिएगा, मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ आप, ठीक है ना। आगे सॉल्व करके आप लोग क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में दिया गया आपका कि यदि SI और CI का अंतर 2 वर्ष के लिए 10% दर पर 50 है तो मूलधन क्या होगा, यानी प्रिंसिपल क्या होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। अब यहाँ पर देखिए इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था, यानी कि 2 ईयर में 2 साल वाले में डिफरेंस क्या होता है, दो साल वाले में डिफरेंस क्या होता है। तो 2 साल वाले में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर दिया गया आपका 2 ईयर्स डिफरेंस, 2 ईयर डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P इंटू में R बटा में 100 के पावर में स्क्वायर होता है ना। तो आपको तो दिया गया है P इंटू में R बटा में 100 पावर में स्क्वायर बराबर दिया, कितना दिया गया है 50 दिया गया है ना, डिफरेंस 50 तो मैंने कर दिया। आपको निकालना था प्रिंसिपल रेट कितना दिया गया था आपको 10% ना, 10 बटा में 100 के पावर में स्क्वायर बराबर 50 कर लीजिए। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर आप लोग P बराबर कितना हो जाएगा 10 बटा P गुना में कितना हो जाएगा 10 बटा में 100 गुना में 10 बटा में 100 बराबर में कितना आ जाएगा 50। अब देखिए 10 दहें के 100 कट जाएगा, और P नीचे में 100 है ना, मैंने कह सकता हूँ यहाँ पर कि P बराबर कितना हो जाएगा 50 गुना में 100 हो जाएगा। नीचे वाला 100 बचा है ना, तो उसको ऊपर गुना करूँगा कुछ ना कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि 5000 क्या निकल के आपका आ गया, या आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में निकल के आ गया है। इसमें मेन क्या था आपका, इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था। ये फार्मूला दिया गया है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर,
ठीक है ना। इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा अगर नहीं पता होगा तो। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 12.25 का वर्गमूल क्या है, यानी कि 12.25 का स्क्वायर रूट क्या है, आपको ये पूछा जा रहा है। अब देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, यानी कि 3.5 गुना में 3.5, ठीक है ना, यानी कि एक आपका 3.5 बाहर निकल के आ जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये मैंने कैसे किया बता आपको ना, मैंने बताया था आपको कम से कम 1 से लेकर 40 से लेकर 50 तक का आप लोग स्क्वायर रूट याद कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, स्क्वायर रूट याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, आपको बहुत ही हेल्प होगा आप एग्जाम में। और 1 से लेकर कम से कम 30 बोला हूँ, नहीं तो 40 तक का आपको क्यूब रूट पता कर लीजिएगा, क्यूब रूट याद कर लीजिएगा। ये आप एग्जाम में कैलकुलेशन में बहुत ही फास्ट करेगा, इतना ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से देखिए ऑप्शन नंबर आपका दोनों सेम ही हो गया, यहाँ पर दोनों में से कोई लगा लीजिएगा। आगे चलिए मैं ध्यान रखूँगा इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन तो बराबर नहीं है ना, यहाँ पर ऑप्शन सबका अलग अलग है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि 3 tan थीटा बराबर में 4 है, तो साइन थीटा का मान कितना होगा। यहाँ पर देखिए 3 tan थीटा है ना बराबर 4 दिया गया ना, इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, tan थीटा बराबर क्या कर सकते हैं, 4/3 कर सकता हूँ मैं, ठीक है, 4/3। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा फार्मूला होता है परपेंडिकुलर, नीचा में बेस होता है, P/B होता है। ये मैं देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं लोग, ये होता है आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस होता है, ये होता है आपका हाइपोटेनियस। तो आपको 4/3 दिया गया है ना ये, यानी कह सकते हैं ये आपको कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया है, ये दिया गया है आपको 4 और ये कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। इसे क्या निकालेंगे, हाइपोटेनियस निकालेंगे आप लोग, तो हाइपोटेनियस निकाल लीजिएगा। और यहाँ पर आपको साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, इसका होता है परपेंडिकुलर ऊपर में, नीचे में हाइपोटेनियस होता है। तो ये बताइए आपको ऊपर में 4 आएगा, ऊपर में कितना आएगा 4 और नीचे में कितना हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस आपको निकालना पड़ेगा, ये पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, रूट अंडर में क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी कह सकते हैं रूट अंडर में कितना हो जाएगा, ये 16 प्लस में 9, यानी रूट अंडर में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना, 25 यानी कि 5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 5, ये कितना निकल के आ गया 5, 4/5 क्या हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे फॉर्मूला पर आएंगे, बस फॉर्मूला पर। तो आपको इसलिए बेसिक आप देख लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक देख लीजिएगा, लेकिन फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला से ही क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक शहर में जनसंख्या 10,000 है, यदि वह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ता है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितना होगा। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग, 10,000 का क्या करेंगे, 10% बढ़ रहा है ना, तो 110% कर लेंगे, पहले साल में बढ़ा, दूसरे साल में फिर बढ़ेगा, 110/100 कर लेंगे। अब क्या कर लीजिए, काट दीजिए, यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये दोनों 2 0 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 100 गुना में 11 गुना में 11, यानी 121 1 0 1 0, यानी कि आपका किसमें दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर आपका ये ए में दिया गया है। ये क्लियर है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है कि LCM 15 और 20 और HCF 15 और 20 दोनों का बोल रहा है गुणनफल कितना होगा। पहले इसका LCM निकाल लीजिएगा, अब इसका HCF निकाल लीजिएगा, आप आंसर लगा लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का भी आंसर कमेंट करना है, तो यानी क्वेश्चन नंबर 44 और 49 का आंसर कमेंट में कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो मैं समझ जाऊँगा कि मेरे क्लास को आप लोग लास्ट तक देखते हैं। और एक बार जय हिंद का भी कमेंट करिएगा, जय हिंद का, ठीक है ना। और आप तो टी आर्मी का तैयारी तो कर ही रहे हैं आप लोग, मुझे पता है। और टी आर्मी के अलावा और भी आप अग्निवीर का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो आप अग्निवीर लिख दीजिएगा, ठीक है ना, अग्निवीर टाइप कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगा, ठीक है ना, कि अग्निवीर का भी तैयारी आप लोग कर रहे हैं। आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, तो यहाँ इसका त्रिज्या क्या होगा। देखिए आपको तो पता होगा कि सर्कल का यानी कि एरिया ऑफ अ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना, इसका फार्मूला होता है πr² होता है, ठीक है ना। अब बोल रहा है यहाँ पर सेमी सर्कल, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर सेमी ऐड कर दूंगा, यहाँ पर सेमी मतलब क्या होता है, आधा होता है ना, आधा मतलब क्या 1/2 इधर ऐड कर दीजिए, बस आपका ये फार्मूला निकल के आ जाएगा, सेमी सर्कल का फार्मूला निकल के आ जाएगा।
ये क्वेश्चन आपका मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है, तो मेंस्ट्रुएशन में आपको सभी फार्मूला पता होना चाहिए। अलग से फार्मूला सा कुछ नहीं है, उसी अर्ध बोल रहा है ना, आधा अर्ध मतलब आधा बोल रहा है, आधा कर दीजिए, क्षेत्रफल का आधा कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर मुझे 1/2 गुना में पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू कितना दिया गया है, 77 दिया गया है ना, तो 77 कर दीजिए। 1/2 गुना में 22/7 आर स्क्वायर, एच नहीं होता है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर एच नहीं होता है, क्या होता है, एच नहीं होता है, मैंने एच कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना, एच नहीं होता है, ठीक है, बराबर में 77 दिया गया है। यानी कह सकता हूँ कि आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 77 गुना में 2/1 हो जाएगा और गुना में 7/22 हो जाएगा। मैं इस दोनों को मैं क्या कर दिया हूँ, इस तरफ कर दिया हूँ, इस तरफ कर दिया हूँ, ठीक है ना, तो उल्टा हो जाएगा ये। आप देखिए यहाँ पर 2 11 11 7, यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुना में 7, यानी कह सकता हूँ यहाँ पर कि आर बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर में 7 गुना में 7। अब एक तो बाहर निकालेंगे ना, तो 7 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये सी में, माफ़ कीजिएगा, दोनों में फिर आके आपका आ गया, ठीक है ना। चलिए 7 आपका क्या निकल गया, आंसर निकल के आ गया है। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, ठीक है ना, ऑप्शन तो आपको अलग अलग ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग में मिस्टेक आपका मुझे हो गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा, आगे मैं इस चीज़ को ध्यान रखूँगा ताकि आपका ऑप्शन अलग अलग ही हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने 50 क्वेश्चन करवाए हैं, 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। और आपका एग्ज़ाम तो 18 जनवरी को है ही, बाद बाकी और इसके अलावा आप टी आर्मी के अलावा और किस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और भी जो कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बोलिएगा, और साथ साथ में वीर पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लोग टेस्ट को जरूर ज्वाइन करिएगा टी आर्मी के लिए। अग्निवीर का टेस्ट जो है आर्मी क्लर्क के लिए है, ठीक है, आर्मी क्लर्क के लिए है, जीडी के लिए है, ठीक है ना, सब के लिए है, तो सभी के लिए आप लोग ज्वाइन वहीं से कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।